हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल K2। और आज हम आपके लिए लेके आए एक और नया जबरदस्त चैप्टर फिजिक्स का, जहां पर आप अच्छा स्कोर करेंगे ही और आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप कर देंगे हम कि आप कहीं पर भी इस चैप्टर को लेकर मात नहीं खाएंगे। तो आज हमारा चैप्टर होने वाला है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, नाम से काफी बच्चे समझ चुके होंगे कि इस बार हमें किसके बारे में पढ़ना होगा, लाइट के बारे में। अब कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये भी होगी कि सर ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या है, कुछ तो समझ भी गए होंगे। देखिए, लाइट के दो फेनोमेनाज होते हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब लाइट क्या है? लाइट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से आप आसपास की चीजों को देख पाते हैं। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब कैसे? क्योंकि देखिए, लाइट गर्म भी करती है चीजों को, है ना। कहीं आपने देखा होगा लाइट के इक्विपमेंट्स जो भी होते हैं उनके आगे हीट भी आती है। और लाइट एक ऐसा सोर्स भी है, एक ऐसी एनर्जी भी है जिसकी वजह से आप आसपास की चीजों को देख पाए। अगर मान लीजिए मैं इस रूम को बिल्कुल लाइट बंद कर दूं, लाइट हीन कर दूं, कहने का मतलब है ना, मतलब कोई कुछ भी लाइट ना सनलाइट, ना ही कोई इक्विपमेंट की लाइट, किसी भी तरह की लाइट नहीं आएगी, तो मैं अपने आसपास की चीजों को नहीं देख पाऊंगा कि कहां पे कौन कौन सी चीजें रखी हुई हैं, जो कि मैं यूजुअली अभी देख पा रहा हूं। तो ऐसा ही सभी के साथ होता है। ठीक है, तो लाइट क्या है? आपकी एक ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से आप आसपास की चीजें देख पाते हैं। एक वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम आसपास की चीजें देख पा रहे हैं। बड़ा सिंपल हो गया। अब लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में फॉलो करती है ना, स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, कभी भी ऐसे 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 नहीं करती। अभी आप यही समझेंगे कि लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, कभी भी जिगजैग ऐसे वो फॉलो या राइट लेफ्ट ऐसे टर्न नहीं लेती है। ठीक है, क्लियर हुआ। लाइट का स्पीड अभी तक के साइंटिस्ट ने जो मेजर किया है वो सब किसी भी डिवाइस से सबसे ज्यादा तेज है। कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं है, कोई भी ऐसा व्हीकल नहीं है जो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा मूव कर सके। ठीक है, तो लाइट जो है वो सबसे ज्यादा तेज से मूव करती है, अराउंड ऑफ 30 करोड़ मीटर डिस्टेंस एक सेकंड में कवर कर लेती है, जिसको हम बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, जिसकी यूनिट होती है कैंडला, यानी कि लाइट की स्पीड को हम कैंडला में मेजर करते हैं। ठीक है, और लाइट की इंटेंसिटी को हम ल्यूमिनस में मेजर करते हैं कि लाइट कितनी ज्यादा कितनी कम। तो वो चीजें अलग हो जाएंगी, वहां पर मैं नहीं आऊंगा अभी। क्लियर। नेक्स्ट, अब लाइट के दो फेनोमेनास की हम बात करेंगे। ठीक है, वो क्या है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट से, पॉलिश ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा कर वापस आती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन क्या हुआ? रिफ्रैक्शन जब किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट पास हो जाती है, जैसे कि कोई कांच का मतलब ग्लास होता है, ठीक है, आपकी विंडो में लगा होता है ना, तो सनलाइट आती है और आपके रूम के अंदर एंटर हो जाती है, तो वो पास होते हुए आ रही है, टकराकर वापस नहीं जा रही, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये दो छोटी सी चीजें, अब पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। और कहीं पर भी जब हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो हम मिरर को समझेंगे, जब हम रिफ्रैक्शन की बातें करेंगे तो हम वहां पर लेंसेज के बारे में समझेंगे। ठीक है, कि लेंसेज रिफ्रैक्शन कैसे करते हैं। और बहुत सारे जो आपके स्पेक्टिकल्स होते हैं ना, ये जो आप चश्मा लगाते हैं, वो क्या है? वो उनके लेंसेज जो क्या है वो रिफ्रैक्शन का ही काम करते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये दोनों फेनोमेना मिलकर चलते हैं और जिसकी वजह से आप आसपास की चीजें देख ही पा रहे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आइए। चलिए देखिए, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया लाइट क्या है। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे, वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से आसपास की चीजें आप देख पा रहे हैं। ठीक है, लाइट का भाई स्पीड क्या है? लाइट का स्पीड मेजर होता है कैंडला के अंदर, कैंडला में मेजर हो रहा है, जिसको हम सिंबल यूज करते हैं C। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि 3 के आगे 8 जीरोस और लगा दीजिए, उतने मीटर डिस्टेंस 1 सेकंड में लाइट कवर कर लेती है। तो अभी तक बहुत ज्यादा। और हमारे जितने भी प्लैनेटरी डिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं वो किसके पे बेस्ड है? लाइट पे बेस्ड है। कोई अगर हम लाइट की स्पीड से इतना मूव करें, इतना फास्टली मूव करें, कोई ऑब्जेक्ट इतना मूव करे लाइट की स्पीड से, तो आप समझ सकते हैं कि उसको ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए साइंटिस्ट अपनी बुक में लिखते हैं ना कि लाइट ईयर फार डिस्टेंस से इतना ज्यादा दूर है कोई ऑब्जेक्ट या कोई स्टार, कोई दूसरी गैलेक्सी इतनी ज्यादा दूर होती हैं। चलिए, वो पॉइंट थोड़ा सा अलग हो गया। बेसिकली आपको समझाना है कि लाइट का स्पीड इतना ज्यादा है और किसी और प्लैनेट तक हम जाना चाहें तो हमें भी ईयर्स लग जाएंगे वहां तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट है बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे
of light when it strike a boundary between different media through which it can not pass। देखिए वो पॉलिश सरफेस से पास नहीं हो सकती, दो डिफरेंट मीडिया हो गए, एक सपोज मान लीजिए एयर के थ्रू ट्रैवल कर रही है और एक, ठीक है, वो पॉलिश सरफेस, ठीक है, तो दो डिफरेंट मीडिया हो गए ना लाइट को ट्रैवल करने के लिए, तो उन दोनों के बीच में टकरा कर वो वापस आ जाए किसी पॉलिश सरफेस से। सिंपल वर्ड्स में यही रहेगा, ठीक है। अब हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि लाइट का जो स्पीड है वैक्यूम के अंदर इतना है, वैक्यूम के अंदर इतना है। वहीं अगर एयर आ जाए, एयर वैक्यूम और एयर आप समझते होंगे, ए वैक्यूम तो वो गया जहां पे एयर ही नहीं है, बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं है। एयर अगर आती है तो यानी कि कोई ना कोई गैसेस हैं, कुछ हवा है, तो वहां पर वो रेजिस्टेंस का काम करती है, यानी कि लाइट के फोटोन पार्टिकल्स को रोकने का काम करती हैं। अब क्योंकि वो रोक रही हैं तो लाइट का स्पीड इतना नहीं हो सकता, बहुत माइनर सा डिफरेंस आएगा। वो कितना आएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ध्यान से समझिएगा, एयर के अंदर कितनी है? ये है C, यानी कैंडला यूनिट है 2 × 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 0.2 का डिफरेंस आएगा। अब जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो एयर के अंदर भी यही वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो नियरली इतना ही आसपास ही रहेगा, तो हम इस डिफरेंस को नेग्लेक्ट कर देते हैं कैलकुलेशन के अंदर। अभी आप यही समझिएगा कि एयर के अंदर भी हम इतना ही यूनिट लेंगे, एग्जैक्ट यूनिट तो यही रहती है स्पीड ऑफ लाइट की एयर के अंदर, लेकिन हम कैलकुलेशन में इसको यूज कर लेंगे एयर के अंदर, और वैक्यूम के अंदर तो यह है ही, ठीक है। चलिए, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट, तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी समझ ली है कि रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। अब रिफ्लेक्शन के ना दो लॉज आते हैं कि ये अगर कोई लाइट इस तरह से काम कर रही है, टकराकर वापस आती है, तो इसका नेचर क्या है? क्या हर बार ये पॉलिश सरफेस से सेम कॉन्सेप्ट में टकरा कर वापस आएगी, या किस तरह का बिहेवियर लाइट का रहता है तब? तो चलिए हम समझते हैं आगे। चलिए मैं एक जल्दी से ड्रॉ कर देता हूँ एक फिगर, आपको में भी शायद थोड़ा समझ आ जाए। मान लीजिए एक प्लेन सरफेस है मेरे पास, ठीक है, चलिए मैं स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मान लेते हैं हम, ये मेरा रफ सरफेस है, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं ये मेरा रफ सरफेस है, ठीक है। नेक्स्ट, और यहां पर ये जो डॉट मैं बना रहा हूं ये सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये क्या है? सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि एक प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर या कोई पॉलिश सरफेस है जो कि सीधा है और उसका एक सेंटर भी है, ठीक है। नेक्स्ट, ये साइड मेरा पॉलिश्ड है, ये रफ है, ठीक है, ये पॉलिश साइड हो गया और ये रफ साइड हो गया जहां पर मैंने ये डॉटेड या हैचिंग लाइन जो ड्रॉ की है। नेक्स्ट, अब कोई लाइट आती है, ट्रैवल करती है, ठीक है, ऑब्लिकली इस तरह से, ये हो गई मेरी इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट हो गई, टकराकर वापस आ गई, ये हो गई मेरी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यहां पर हम काम करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, इमेजिनरी है ताकि हमें थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए बेसिकली हम किसकी बात कर रहे हैं। ये देखिए, एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया यहां पर, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम नॉर्मल। नॉर्मल ये कोई रे नहीं है, रे तो सिर्फ ये दो हैं, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब होता क्या है कि ये पॉलिश सरफेस जो आप देख रहे हैं, इस पॉलिश सरफेस को देखिए जरा ध्यान से, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये सभी पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पर, या पॉइंट जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वो पॉइंट है, तीनों एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। पहला लॉ हमारा यहां पर हो जाता है कंप्लीट, कि अगर हम नॉर्मल की बात करें, इंसिडेंट रे की बात करें, रिफ्लेक्टेड रे की बात करें, तो तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पर तो हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला लॉ। दूसरा क्या है कि अगर हमारे पास किसी एंगल की अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए एंगल, यहां पर आप इस नॉर्मल के रेफरेंस से आप एंगल मेजर कर सकते हैं। ये हो गया इंसिडेंट एंगल और ये हो गया मेरे पास रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। फ्री हैंड बनाया तो हो सकता है थोड़ा सा इसमें इशू हो, बेसिकली कॉन्सेप्ट सेम रहेगा वैसे तो अगर मान लेते हैं कि मेरे पास इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री होता है तो ये भी 30 डिग्री होगा, अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसका मतलब मेरा सेकंड लॉ हो जाता है कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, ठीक है, क्लियर हुआ।
अब इस फिगर को देखिए, अब यहां पर ये फिगर से आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मेरा सेकंड लॉ ये यही कह रहा है कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, कि अगर ये वैल्यू 30 है तो ये वैल्यू भी कितनी रहेगी 30। अगर ये वैल्यू मेरे पास, ठीक है, 50 डिग्री रहेगा या 45 रहेगा, जो भी एंगल रहेगा वो इक्वल होगा। ठीक है, किसी एंगल पर इंसिडेंट रे अगर प्लेन सरफेस पे आ रही है तो उसी एंगल से वो बाहर हो जाएगी, उसी एंगल से। ठीक है, क्लियर है, विद द रेफरेंस ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल कोई रे नहीं है, मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, अब जरा इसको पढ़िए, ये चीजें समझ आ जाएंगी आपको। द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्शन लाई इन द सेम प्लेन। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, पहला लॉ हमारा क्लियर हो गया। अब द एंगल ऑफ द इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इज इक्वल। तो ये देखिए कितने छोटे छोटे दो लाइनें थी और ये हमारी हो गई। ये 7th क्लास में भी आपने पढ़ी है। ठीक है।